हेलो एवरीवन, ये है लेक्चर नंबर 4 ऑफ सॉइल साइंस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वेदरिंग के बारे में कि वेदरिंग होती क्या है। यानी कि जो सॉइल होती है वो सॉइल बनती कैसे है। तो देखो, सॉइल बनती है वेदरिंग वाली प्रोसेस से। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का क्या मतलब होता है? बड़े रॉक्स को छोटे छोटे रॉक्स में तोड़ देना, और वो छोटे छोटे रॉक्स को जो मतलब जैसे बड़े रॉक्स छोटे में टूट गए तो उसको हम कहते हैं रेगोलिथ। ठीक है, जैसे एक बड़ा रॉक है उसको हमने तोड़ दिया छोटे छोटे रॉक्स में तो वो बना रेगोलिथ। वेदरिंग की प्रोसेस से जो बनता है वो होता है रेगोलिथ। और फिर उसके बाद सॉइल फॉर्मिंग मिनरल्स और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स मिलके उस रेगोलिथ को बना देते हैं सॉइल, यानी ट्रू सॉइल। देखो, रॉक, फिर क्या हुई? उसकी वेदरिंग हुई, वेदरिंग से क्या बना हमारा रेगोलिथ। अब रेगोलिथ जो होता है इसको हम कहते हैं पेरेंट मटेरियल फॉर सॉइल। ठीक है, यानी कि पेरेंट मटेरियल फॉर सॉइल, सॉइल के लिए ये एक पेरेंट मटेरियल की तरह काम करता है। फिर इसमें हम सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड प्रोसेसेस लगा देते हैं जिससे कि हमारी ट्रू सॉइल मिल जाती है। तो अब रिगोलिथ को ही हम किस तरीके से सॉइल में चेंज करते हैं और रॉक को रिगोलिथ में चेंज करते हैं, वो पूरी प्रोसेस को हम वेदरिंग कह देते हैं, अल्टीमेटली वेदरिंग कह देते हैं। तो अब हमें पढ़ना है वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग जो है वो तीन तरह की होती है। पहली फिजिकल, दूसरी केमिकल और तीसरी बायोलॉजिकल, यानी तीनों तरीके के फैक्टर शो करती है। फिजिकल को हम मैकेनिकल वेदरिंग भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो भी चीज़ें होती हैं वो मैकेनिकल बेस्ड होती हैं, यानी कि प्रेशर लग रहा होता है किसी भी रॉक पर, उस हिसाब से इनकी काम चल रहे होते हैं। तो सबसे पहले जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, अच्छे से समझना है, इसलिए हम टाइम थोड़ा सा इसमें देंगे अलग से। ठीक है, इसलिए वैसे मुझे कोई शौक नहीं है आपको 10-10 बना के वीडियो अलग देंगे, क्योंकि केमिकल वाला भी बड़ा है, बायोलॉजिकल वाला भी, इसका टॉपिक बड़ा है। आराम आराम से समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। भड़बड़ी करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखो, फिजिकल बेहतरीन जो होती है वो इन टाइप से होती है जितने मैंने ऊपर आपके लिख रखे हैं। सबसे पहला जो आता है अपना, हमें यहाँ से पढ़ के चलना है। यहाँ से हम अपना चक्कर स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेके जाएंगे। तो ये है हमारा पहला, फिजिकल कंडीशन। देखो, फिजिकल कंडीशन बहुत ज्यादा मायने रखती है कि जो रॉक है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। देखो, कोई भी रॉक है उसमें छेद 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 हो रखे हैं, फिर उसको तोड़ना आसान है, या एक बहुत हार्ड पत्थर है उसको तोड़ना आसान है। यहीं पे ये कहा जाता है कि ये जो पोरस होते हैं, पोरस यानी कि जिसमें छेद छेद होते हैं, जिनमें से पानी जा सकता है, जिसमें से एयर पास हो सकती है, मतलब जो चीजों को अलाउ करते हो जाना, वो टूटना आसान होता है। जबकि बिल्कुल चिकने और एकदम आपने देखे होंगे चिकने पत्थर एकदम बंद और बड़े हार्ड, जिनके अंदर हवा भी नहीं जा सकती, पानी डालो तो ऊपर से ही बह जा रहा है, उनको तोड़ना काफी ज्यादा दिक्कतदायक होता है। तो जो पोरस आपने देखा होगा, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन नाम का जो पत्थर है वो पोरस होता है, उसमें से पानी चला जाता है, तो उनको तोड़ना काफी ज्यादा आसान होता है। ठीक, तो फिजिकल कंडीशन डिपेंड करती है, जब पत्थर को खुद को टूटना है, जो टूटने वाला पत्थर है वही तो टूटेगा। जो पत्थर टूट ही नहीं सकता वो कैसे टूट जाएगा? अब जैसे कि आप जो वहां से जो मैग्मा निकलता है ना, मैग्मा यानी कि लावा, लावा जो निकलता है वो लावा के जो पत्थर होते हैं उनको तोड़ना काफी आसान होता है, जबकि कोई बने हुए डिपॉजिटेड यानी कि पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ने से, क्योंकि उन लावाओं में जब स्टीम निकलती है ना अंदर से, तो वहां वो एयर ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप हो जाती है तो वो तोड़ने में आसान होते हैं, क्योंकि वो पोरस होते हैं, उनमें अंदर छेद होते हैं, इसलिए प्रॉपर हार्ड नहीं होते वो। ठीक है, तो यहाँ आपका फिजिकल कंडीशन वाला पॉइंट हो जाता है कंप्लीट। दूसरा आता है एक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कैसे करता है। अब देखो, जितने भी हैं ये प्रेशर और साइज बढ़ने घटने पर डिपेंड करेंगे। देखो, टेम्परेचर, अगर आपका टेम्परेचर एकदम राइज हो गया, किसी भी चीज का हम टेम्परेचर राइज करते हैं वो फैलती है, फैलती है। ट्रेन के ट्रैक्स में आपने लोहे के बीच में दो गैप देखा होगा इतना, सर्दियों के टाइम में वो गैप बढ़ जाता है और गर्मियों में वो बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन है वो लोहे की बनी होती है, वो लोहा एक्सपेंड करता है टेम्परेचर के साथ। तो वही चीज यहाँ है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पत्थरों में क्या है, मिनरल्स ही तो है, तो वो मिनरल्स एक्सपेंड करते हैं। रात को टेम्परेचर हो जाता है ठंडा तो वो एकदम बंद हो जाते हैं, बढ़ते हैं बंद हो जाते हैं, बढ़ते हैं बंद हो जाते हैं। इन्हीं ऐसे
बड़ा बंद हुआ, बड़ा बंद हुआ, बड़ा बंद हुआ, ये सब करते करते उनके टूटना शुरू हो जाते हैं। ये टेम्परेचर का एक्शन था, टेम्परेचर से कैसे टूटेंगे। फिर आता है एक्शन ऑफ वाटर। अब पानी तो आपने देखा होगा, नदियों के पास जो होते हैं पत्थर, वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं नदियों के आसपास जुड़े, वो पहले किसी जमाने में बड़े बड़े पत्थर थे, वो पानी के बहाव के साथ टूट गए हैं। पानी एक सबसे अच्छा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है मिट्टी को और पत्थरों को ले जाने के लिए, क्योंकि पानी जिस हिसाब से काम करता है वो बड़े बड़े पत्थरों को भी छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ने के केपेबल होता है। आप जो पत्थर देखते हैं, वो जो बालू आप देखते हैं घर बनाने में, जो बालू इस्तेमाल होती है, वो बालू भी नदियों से निकाली जाती है। वो बड़े बड़े पत्थर जो हिमालय के पत्थर से, गंगा नदी से बालू निकाली गई, वहां से जो पत्थर चलते आ रहे हैं, वही बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में टूट करके वही आज बालू का रूप ले लेते हैं। तो अब आपने आपको एक चीज और फैक्ट बताता हूं कि समुद्र में मिलने के टाइम पे, जहां जैसे अगर ये नदी है, ये समुद्र है, ये नदी है, तो नदी जब समुद्र में मिलती है जाके, तो वो जब जहां मिलती है ना, वहां पे पत्थरों की, छोटे छोटे पत्थरों की संख्या बहुत कम होती है, वहां पे वेदरिंग कम हो पाती है, वहां पत्थर कम टूट पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो उसमें मिलती है ना समुद्र में, तो वहां प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जो बीच में आपने ट्रैक में देखे होंगे, पूरी रास्ते में जहां से नदी चलती हुई आ रही है, उस नदी के और पास उस किनारे, उसके नदी के किनारों में इतने सारे पत्थर और छोटे छोटे पत्थर और बालू इतनी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बीच में जो है वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे आपका एक्शन ऑफ वाटर कंप्लीट। चौथा होता है आपका एक्शन ऑफ फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग देखो, ठंडे ठंडे एरिया है जहां पर ठंड बहुत पड़ती है, ठीक, जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां क्या होता है कि जो पानी होता है ना, वो कभी कभी पहाड़ों के, चट्टानों के क्रैक्स में फंस जाता है। क्रैक्स में फंस गया, अब क्रैक्स में फंसने के बाद वो ठंडा हो गया, बर्फ पड़ी, वो बर्फ नहीं मतलब ठंडा हुआ मौसम, वहां वो पानी गया जम। और आपको मैं एक बात बता दूं, पानी की जितनी वॉल्यूम होती है उससे 5 गुनी ज्यादा वॉल्यूम, 15 गुनी ज्यादा वॉल्यूम शायद, 15 गुनी शायद इतनी ही होती है, उसकी 15 गुनी वॉल्यूम यानी कि इंटू 15 आइस की वॉल्यूम होती है। तो अब जब पानी इतना सा था, जब वो बर्फ जमेगा तो वो फैलेगा ना, तो वो एकदम से फैला। अब जैसे ये चट्टान है, ये दरार में है, दरार में आप डंडा डालो और उसको यूं ऐसे कर दो, तो वो दरार और बढ़ जाएगी ना। दरार में आप अपना हाथ डालो और यूं कर दो, तो वो दरार बढ़ जाएगी ना। तो वही है, उन चट्टानों की दरारों में पानी जब फंस जाता है और पानी एकदम से एक्सपेंड करता है, तो वो चट्टान है ना, उनकी दरार बढ़ जाती है, ऐसे ही वो टूट जाते हैं। तो वही मैकेनिज्म यहाँ फ्रीजिंग में अपनाया गया होता है। ठीक, फ्रीजिंग वाला आपका समझ में आ गया होगा। फिर आता है पांचवा आपका ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग। देखो, ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मतलब क्या हुआ, समझो। पहले सब में प्रेशर ही लग रहा है, मैं आपको बता दूं, फूलना और कम होना, फूलना कम होना, यही लॉजिक है। जितने बहुत से ऐसे अर्थ में मटेरियल्स होते हैं जो पानी गिरने पर एक्सपेंड करते हैं, तो पत्थरों में भी वही मटेरियल होंगे, उन पे पानी गिरा, वो एक्सपेंड करे, और फिर वो सूख गए तो फिर उन्होंने श्रिंक हो गए, फिर स्वेल कर गए, फिर श्रिंक हो गए। जैसे क्ले करती है, क्ले पानी मिल जाए तो फूल जाएगी, और पानी नहीं मिले तो वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। वही चीज है कि वो एकदम जब पानी मिलेगा तो वो चौड़ जाएंगे, और फिर पानी सूख जाएगा तो फिर श्रिंक हो जाएंगे। तो वही अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग चलती रहती है, उससे मिनरल्स स्वेल करते हैं और श्रिंक करते हैं, तो वो मतलब पत्थर टूट जाता है। ठीक, अब छठा आता है एक्शन ऑफ ग्लेशियर। बर्फ गिरी पहाड़ों पे बर्फ गिरने की वजह से वहां ग्लेशियर फॉर्म हुआ। ग्लेशियर फॉर्म हुआ तो ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है, पहाड़ों पे नीचे कम होता है, तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट की तरफ भगते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। वो कम टेम्परेचर वहां है तो ज्यादा टेम्परेचर की तरफ, तो कम टेम्परेचर से ज्यादा की तरफ वो बढ़ते हैं। तो जब वो नीचे आते जाते हैं तो जैसे ये बर्फ है, ये पहाड़ है, तो पहाड़ के जो पत्थर हैं उन पे प्रेशर लगता है कि ये जो यूं जा रहे हैं, ये जो यूं जा रहे हैं ना ग्लेशियर्स, उनकी वजह से इन पे पत्थरों पे पड़ता है प्रेशर और वो चूरा हो जाते हैं। ये था आपका छठा एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक, सातवां भाई आपका आता है, वो है एक्शन ऑफ विंड एंड सैंड ब्लास्ट। एक्शन ऑफ विंड क्या होता है, हवा जब चट्टानों से टकराती है तो वो चट्टानों को भी तोड़ देती है प्रेशर की वजह से। सॉरी, चट्टानों को हवा अपने प्रेशर की वजह से तोड़ देती है।
टनों के बराबर मिट्टी जो है वो हवा उड़ा ले जाती है। कभी आप देखना जो हवा में मिट्टी उड़ती है ना, ऐसे ही मिट्टी ट्रांसपोर्ट कर देती है सारी मिट्टी को सारी जगह पर अपने अंदर अपने प्रेशर के हिसाब से समा कर। इसमें एक चीज और समझो कि बड़े बड़े चट्टानों में धीमे टाइम लगता है हवाओं को तोड़ने में, लेकिन बड़े बड़े पहाड़ों को भी वो हवाएं अपनी रास्ता बनाने के लिए तोड़ लेती हैं। जैसे पेड़ों को तोड़ लेती हैं हवाएं, ऐसी चट्टानों को भी तोड़ लेती हैं। ठीक, फिर होता है एटमॉस्फेरिक, आपका आखिरी आता है एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन। बिजली गिरी किसी पत्थर पर, वो बिजली उस पत्थर को तोड़ देगी। इसका सिंपल यही था, इलेक्ट्रिकल एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन, यानी कि इलेक्ट्रिक बिजली जो कुदरती बिजली के द्वारा किया हुआ काम। तो कुदरती बिजली अगर किसी पत्थर पर गिरी, उस पत्थर को चकनाचूर कर देती है। बस ऐसे ही वेदरिंग एटमॉस्फेरिक हो जाती है। तो 8वां भी आपका कंप्लीट फिजिकल वेदरिंग यहाँ कंप्लीट हो गई। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी तुम्हारी, मेरा काम यहाँ खत्म। ठीक है।